जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो सुपरवाइजर का एग्जाम अब धीरे धीरे पास आ रहा है और आपकी एंजाइटी लेवल भी बढ़ रहा है। आपकी कमेंट सेक्शन चेक करते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि फ्रीडम स्ट्रगल में आप बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ना है। ये बहुत डायनेमिक टॉपिक है, तो आज के लेक्चर के बाद आप एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल वाले टॉपिक में। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक पेन नोटबुक जरूर लेके बैठना और जो भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप साथ साथ लिखेंगे। एक तो ये PYQs हैं, आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो क्वेश्चन आएगा ना उसको मतलब निचोड़ लेंगे हर तरह से। इस तरह से हम तैयारी करें तो फुल्ली प्रिपेयर होकर आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वर इन द डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट है इंडिया की जो डायरेक्टली पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। मतलब ये कब की बात हो रही है, जब हमारा फ्रीडम से पहले की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी इंडिया की जो डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हैदराबाद, ग्वालियर, जम्मू एंड कश्मीर, बड़ौदा और इनके ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सबको आता होता है, तो अगर ये आपको नहीं भी आता है तो कोई नहीं है, चिल करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आ भी जाए तो इनको लीव करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन डी था क्योंकि ये चारों ही करेक्ट हैं। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे ग्वालियर हो, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा हो, ये सारी जो प्रिंसली स्टेट थी ये डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो मेनली पांच प्रिंसली स्टेट्स को माना जाता है कि वो डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। सर वो कौन सी हैं पांचों, आप हमें बता दो। देखो सबसे पहली आपकी आ जाती है हैदराबाद। कौन सी आ जाती है? हैदराबाद। सबसे पहली आपने याद रखनी है हैदराबाद, सेकंड ग्वालियर, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ इज बड़ौदा एंड फिफ्थ वन इज और किंगडम ऑफ मैसूर। किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, तो ये पांच नाम आपने बिल्कुल याद रखने। क्या अगली बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? मोस्ट प्रोबेबली नो, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसके रिलेटेड वो हम कवर करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो जब हमारे इंडिया आज़ाद हुआ ना, इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आपको पता है अलग हुआ, जो भी हुआ उसके बाद जो है नियर अबाउट 565 के अराउंड जो है प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी। अब ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि जो हमारा प्लान आया माउंटबेटन प्लान, उसमें ये बोला गया कि प्रिंसली स्टेट इधर ज्वाइन करेंगे डोमिनियन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहेगी। तो मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया ज्वाइन करा, कुछ ने पाकिस्तान ज्वाइन करा। बट तीन ऐसी स्टेट थी, ये एग्जाम में पूछता है, तीन ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो हेजिटेट करी थी, ना वो इंडिया को ज्वाइन करी थी ना वो पाकिस्तान को ज्वाइन करी थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। वो कौन सी थी? हैदराबाद, ये तीनों नाम लिख लो, ये एग्जाम में पूछता है। जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड थर्ड वन इज कश्मीर। ये तीन थी। ठीक है, इन तीनों ने इंडिपेंडेंट रहना पहले सोचा। अब इनको कैसे इंडिया में मिलाया गया उसकी बात सुनो। देखो हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन, ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री एक्शन के थ्रू, पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को इंडिया में इंक्लूड किया गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जूनागढ़ में रिफरेंडम हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया में वो ज्वाइन हो गए। और कश्मीर के साथ आप सबको पता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। कब साइन हुआ था ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और बहुत बार पूछा भी गया है। 26 अक्टूबर 1947 में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा हरि सिंह के साथ ये साइन किया और इंडिया का पार्ट बना किया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये इनिशियली क्या कर रही थी? ये इनिशियली हेजिटेट करी थी कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन ज्वाइन हुआ, जूनागढ़ रेफरेंडम के थ्रू और कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ज्वाइन हुआ। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है। देखो जो मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ओल्डर टू न्यूएस्ट, मतलब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। पहले स्वदेशी मूवमेंट हुई, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबेडियंस, तो इनको आपने अरेंज करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेसिकली आपको इनकी डेट्स पता है। देखो स्वदेशी मूवमेंट जो आई थी ना, वो आई थी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 के टाइम में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप सबको पता है 1920 में स्टार्ट हुई थी, 22 में जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था तब ये खत्म हुई थी, तो इसकी डेट 1920 है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो वाला, 1942 में आया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अराउंड स्टार्ट हुई थी और 34 तक चली थी। ये थी सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें डांडी मार्च वगैरह हुआ था, साल्ट मार्च, आप सबको पता है। ठीक है, अब आप इजीली लगा सकते हो। तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ए ही सबसे पहले ए है। उसके बाद हुई थी हमारी कौन सी? उसके बाद नॉन कॉपरेशन, तो बी है। उसके बाद हमारी सिविल डिसोबीडियंस हुई थी डी। उसके बाद क्विट इंडिया हुई थी सी। तो ए बी डी सी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस क्वेश्चन के साथ
हम 1905 से लेकर 1942 तक जो भी हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल में वो हम कवर करें। देखो आपने पढ़ना क्या है फ्रीडम स्ट्रगल वाले टॉपिक में, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो आपको यही रहती है। एक तो आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लो, मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास टाइम कम है। दूसरा आप सोशल जो रिफॉर्म मूवमेंट आई थी उसके बाद, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब पढ़ लो, किसने क्या दिया उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप गांधी जी को ले आओ। गांधी जी 1916 में हिंदुस्तान में आए थे वापस। उसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, नॉन कॉपरेशन, रॉयलाट एक्ट, जो भी आया, जो भी हुआ, गांधी जी ने तब से लेकर फ्रीडम तक जो भी इंपॉर्टेंट, मतलब जब हमें फ्रीडम मिली 1947, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, इतना आपने जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ने वाली, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्वदेशी मूवमेंट से। देखो होता क्या है, 1903 में ही बोल दिया जाता है कि बंगाल की पार्टीशन कर दी जाएगी, बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में पार्टीशन कर दिया जाएगा। बेसिकली बोला तो गया था कि बंगाल बहुत बड़ा है और उसकी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए किया जा रहा है, बट ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी इंडिया को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली बंगाल की पार्टीशन की बात आती है। एक स्टोरी की तरह समझोगे, नहीं भूलेगा एग्जाम में, ये वर्ड्स मेरे याद आएंगे। तो बेसिकली बंगाल की पार्टीशन की बात होती है। अब इसीलिए जब बंगाल की पार्टीशन की बात चल रही होती है तो ये डेट याद रखो, 7 अगस्त 1905 में बोला जाता है कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोक्लेमेशन निकाला जाता है स्वदेशी मूवमेंट का। हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है कि हम इंडिया के प्रोडक्ट यूज करेंगे, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे, इसलिए इसको स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या इसके स्टार्ट होने के बाद रुक गई पार्टीशन? नहीं रुकी पार्टीशन। बेसिकली पार्टीशन कब हुई, पार्टीशन डे एग्जैक्टली एग्जाम में ये पूछता है 16 अक्टूबर 1905, ये डेट भी याद रखना, 16 अक्टूबर भी याद। 16 अक्टूबर 1905 में क्या किया जाता है, बंगाल को पार्टीशन कर देते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब जब बंगाल पार्टीशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमार सोनार बंगला। आपने सुना होगा अमार सोनार बंगला, जैसे हमारा जन गण मन क्या है, नेशनल एंथम है ना, इसी तरह बाद में अमार सोनार बंगला ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको एग्जाम में पूछेगा कि किस टाइम पे, किस मूवमेंट के टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला लिखा था, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, वहां पर सुब्रमण्यम भारती, याद रखना, सुब्रमण्यम भारती ने क्या लिखा था, सुदेश गीतम। क्या लिखा था, सुदेश गीतम, ठीक है, गीतम, ये लिखा था सुब्रमण्यम भारती ने। कब लिखा था, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। तो इतना आपने याद रखें, दो चीजें आप बिल्कुल नहीं भूलें। उसके बाद अब पार्टीशन बंगाल की हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं और ब्रिटिशर्स को लग जाता है कि हम पार्टीशन जो है बंगाल की ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, तो ये पार्टीशन को कैंसिल कर देते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा एन्यूलमेंट कब हुई थी, मतलब कैंसिलेशन कब हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन जब हुई थी वो कब हुई थी, पार्टीशन की एन्यूलमेंट हुई थी 1911 में। तो ये डेट भी आपको नहीं भूलनी है, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था तो एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन उसमें हुई थी, ठीक है। आई होप स्वदेशी मूवमेंट तक सब आपको समझ आ गया, 1911 में हम पहुंच गए। इसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी फ्रीडम स्ट्रगल वाले लेक्चर्स में देख लेना, बट अब मैं नॉन कॉपरेशन पे मूव करता हूँ। देख 1919 में गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है जिसका नाम था रॉयलाट एक्ट। क्या नाम था, रॉयलाट एक्ट। इसका पूरा नाम था, पूरा नाम भी देख लो, कई बार एग्जाम में पूछता है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। क्या नाम था, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में आता है, जिसको बोलते हैं रॉयलाट एक्ट। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ा भी बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे बिना ट्रायल। इसके तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है रॉयलाट एक्ट। अब इस रॉयलाट एक्ट में बेसिकली क्या होता है कि ये डेट याद रखो, 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, बेसिकली बैसाखी का दिन होता है और अमृतसर में बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। बैसाखी वाले दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कुछ जस्ट सिंपल मीटिंग कर रहे होते हैं कि क्यों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रॉयलाट एक्ट में अरेस्ट किया गया। इस टाइम पे क्या होता है, जनरल डायर जो होता है, आपने सब सुना होगा, जनरल डायर क्या होता है कि उन पे गोलियां चला देता है जो निहत्थे लोग होते हैं और बहुत सारे हमारे इनोसेंट लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इस मैसेकर को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। एग्जाम में पूछेगा पहले रॉयलाट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो पहले रॉयलाट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ये चीज आपने याद रखनी है। और इसी को चेक करने के लिए बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, दैट इज नोन एज हंटर कमेटी। एग्जाम में पूछेगा हंटर कमेटी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के साथ एसोसिएटेड, उसमें जो रॉन्ग हुआ था उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, टर्की में एक खलीफा होते हैं जो मुस्लिम्स के हेड होते हैं, रिलीजियस हेड, उनको ब्रिटिशर्स वहां से रिमूव कर देती है। तो एक मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होती है 1919 के टाइम में, दैट इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। इनकी टाइम जो है ना क्रोनोलॉजी वो समझो,
टाइम समझो, खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हो जाती है। अब जब खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो जाती है, इसके साथ गांधी जी क्या करते हैं, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ ही सितंबर, ध्यान से सुना, सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बुलाया जाता है। कहां पर बुलाया जाता है? कलकत्ता में बुलाया जाता है। एक स्पेशल सेशन, ऐसे तो जो सेशन होता था कांग्रेस का वो दिसंबर में होता है, बट एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है सितंबर 1920 में। और क्या की जाती है, स्टार्ट की जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हो जाती है? 1920 में, मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब 1920 में स्टार्ट हो जाती है, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है। बट इसमें क्या होता है कि 5 फेब क्या होता है 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। चोरी चोरा एक थाने में ब्रिटिशर्स को आग लगा दी जाती है, तो 22 ब्रिटिशर्स जो हैं, पुलिसमैन जो हैं, उनको आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। तो इस वायलेंस को देख के गांधी जी जो है 1922 को क्या करते हैं, इस मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप कब हुई थी? चोरी चोरा इंसिडेंट के साथ 5 फेब 1922 को। ये चीज भी आपने याद रखी। तो दो हमने पढ़ ली, स्वदेशी मूवमेंट हमने कवर कर लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हमने कवर कर लिया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट कहां पर, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले हमारी सिविल डिसोबीडियंस, पहले हम सिविल डिसोबीडियंस तक पहुंचते हैं 1930 तक। 1930 से पहले एक चीज समझाता हूं, इसका बेस तैयार करते हैं। 1928 में क्या होता है, एक साइमन कमीशन आता है। क्या आता है? साइमन कमीशन, जिसमें नारे लगते हैं ना, साइमन गो बैक। बेसिकली होता क्या है, हमारा एक 1919 में एक एक्ट आता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, उसमें बोला जाता है कि 10 साल के बाद, 1928 है, 10 साल के बाद एक कमीशन लाएंगे जो बेसिकली ये बताएगा कि 1990 का जो एक्ट है वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए एक साइमन कमीशन आती है। साइमन कमीशन बेसिकली 7 मेंबर कमीशन होती है, और सातों के सातों, जॉन साइमन इसके हेड होते हैं, और सातों के सातों जो होते हैं वो कौन होते हैं? ब्रिटिशर। इसलिए इसको अपोज करते हैं इंडिया, इसके अगेंस्ट साइमन गो बैक का नारा वगैरह लगता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि जब साइमन कमीशन आई थी तब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये एग्जाम में पूछता है, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनले बाल्डविन। ये एग्जाम में पूछता है कि इस टाइम में कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन क्वीन था। तो जब साइमन कमीशन आया था तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्टैनले बाल्डविन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब हो जाता है, साइमन कमीशन आ जाता है, इसके अगेंस्ट नारे लगते हैं। 1928 में ये होता है। 1929 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाहौर सेशन। इंपॉर्टेंट है, 1929 में क्या होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। कहां पर? लाहौर में। कहां पर सेशन होता है? लाहौर में। इस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। पूर्ण स्वराज की कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। एक डेट आपने याद रखनी है, 31 दिसंबर 1929 में रावी रिवर के किनारे, रावी रिवर पे क्या करते हैं? ट्रिकलर, हमारा जो तिरंगा है वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, ट्रिकलर हमारा जो तिरंगा है उसको फहराते हैं। कहां पर? रावी रिवर के साथ। कब? 31 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में। ये चीज आपने याद रखनी है। और हम पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करते हैं, इंडिया अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेगा। और कौन सी डे सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंस प्लेज लेंगे? 26 जनवरी। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को, याद रखना, 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस प्लेज ली गई थी। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इतना हो गया। अब आ जाता है हमारा 1930। इसके बाद 1930 में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बेसिकली स्टार्ट होती है विद दांडी मार्च। किसके साथ स्टार्ट होती है? दांडी मार्च। बेसिकली क्या करते हैं, महात्मा गांधी अपने साथ 78 फॉलोअर्स को लेते हैं और क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, अपने साथ 78 फॉलोअर्स को लेते हैं और एक जगह दांडी गुजरात में चल जाते हैं। उधर जाके क्या करते हैं, 12 मार्च को ये निकलते हैं अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से ना, तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकलते हैं और 6 अप्रैल को जाकर कहाँ पहुँचते हैं? दांडी में। वहाँ पर जाके क्या करते हैं, वाटर से, ओशन से क्या निकालते हैं? साल्ट निकालते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। जो ब्रिटिशर्स का सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करते हैं, इसलिए इसको सॉल्ट लॉ मूवमेंट भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, इसे सॉल्ट लॉ मूवमेंट भी कहते हैं। और जब हम किसी लॉ को ब्रेक करते हैं उसी को सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं, इसलिए इस मूवमेंट का नाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। स्टोरी की तरह पढ़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ आपने सीखा नहीं है, यही चीजें एग्जाम में पूछेगा। तो बेसिकली लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929। पूर्ण स्वराज की बात कहाँ हुई थी? लाहौर सेशन में। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पहली इंडिपेंडेंस प्लेज ली गई। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल में जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था। इस तरह से आपने याद रखना है। तो ये हमारा हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 1930 से 34 तक चला। अब करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। उसका 1942 में क्या होता है, एक मूवमेंट आती है दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें भी मेन लीडर जो है वो कौन है? गांधी जी। कौन है? गांधी जी। एग्जाम में पूछेगा
कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन आया था इसको रेटिफाई किस डेट में किया गया था। तो ये डेट आपने याद रखनी है, 8 अगस्त 1942। ये 8 अगस्त भी याद रखना, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को रेटिफाई करा था। कौन सी जगह करा था? बॉम्बे में करा था। ये चीज़ याद रखें, कहाँ पर करा था? बॉम्बे में। इसी में डू आर डाई का स्लोगन दिया था गांधी जी ने। डू आर डाई वाला स्लोगन भी किसके साथ एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। डू आर डाई भी किसके साथ एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो 15 मिनट्स आर पास्ट एंड वी हैव जस्ट डिस्कस 2 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन है टोटल, तो हमें 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्योंकि ये मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको फ्रीडम स्ट्रगल आती है, तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी ब्रेक लेंगे, टेंशन नहीं लो, आराम से पढ़ते चलो। आप चीजें देखो। व्हेन डिड इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल अ पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट। तो इंडिगो रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट था। इंडिगो रिवॉल्ट पीजेंट्स की एक मूवमेंट थी अगेंस्ट द जमींदार्स एंड द ब्रिटिशर्स। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1837, 1859, 1871, 1889। तो कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1859। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए यार। बेसिकली बंगाल में लोकल पीजेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो इंडिगो उगाएं। क्या उगाएं? इंडिगो उगाएं, और अपनी क्रॉप्स इनको उगाने नहीं देते, इसलिए इन्होंने बेसिकली इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसमें 2 नाम आपने याद रखने, एक है दिगंबर बिश्वास। किसका नाम है? दिगंबर बिश्वास। और दूसरे हैं हमारे पास विष्णु विश्वास। ये 2 मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो थे लीडर थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को जो है इसमें पार्टिसिपेट करा था। 2 इंपॉर्टेंट कौन से हैं? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने लीड करा था। ये चीज़ आपने याद रखनी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट है जो एग्जाम में पूछता है। एक आपको पूछेगा एग्जाम में इका मूवमेंट। इका मूवमेंट भी पीजेंट रिवॉल्ट है। इका मूवमेंट भी पीजेंट रिवॉल्ट है। कब आया था? 1921 में यूपी में। ठीक है, इसमें मादरी पासी, ये नाम तो बिल्कुल याद कर लो। मादरी पासी किसके साथ एसोसिएटेड है? इका मूवमेंट। कभी एग्जाम में आ जाएगा, जेकेएसएस भी कभी पूछ सकती है। तो इका मूवमेंट जो है मादरी पासी इसके साथ एसोसिएटेड है। 1921 का ये रिवॉल्ट है। ठीक है, 1920-21 के टाइम में ही जब खिलाफत मूवमेंट वगैरह आई थी ना, इसी के टाइम में मपीला रिवॉल्ट भी था। ठीक है, मापीला या मापला रिवॉल्ट जो कहते हैं, ये कौन सा? मालाबार रीजन में जो हुआ था। मालाबार रीजन में मापला रिवॉल्ट जो हुआ था, ये चीज़ याद रखना। मालाबार कोस्ट जो है केरला वाले कोस्ट में हुआ था, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। 1920-21 के टाइम में। उसका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बरदौली सत्याग्रह पूछता है। क्या पूछता है? बरदौली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट। बरदौली सत्याग्रह किस लिए इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूँ। बरदौली सत्याग्रह पहली बार 1926 के टाइम में आया था। बरदौली सत्याग्रह में मेन लीडर थे, ये भी पीजेंट रिवॉल्ट ही था। इसमें मेन रीजन थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अब आपने सुना होगा वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब इस बरदौली सत्याग्रह जो सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद जो बरदौली की वुमेन्स थी ना, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो बरदौली सत्याग्रह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो बरदौली सत्याग्रह के दौरान ही वुमेन ने टाइटल दिया था सरदार का टू वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भी यार पीजेंट मूवमेंट तो बहुत सारी हैं, बट 3-4 इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अब ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, तो जितना है वो आप देख सकते हो। इसके साथ मैंने ईयर भी लिखे हुए हैं, कौन से ईयर में क्वेश्चन आया, तो वो भी आप देख सकते हो। शायद जेकेएसएसबी के ही क्वेश्चन है। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 19, यहाँ से तो एक क्वेश्चन कवर हो गया, ये भी देख लो। माउंटबेटन प्लान कब हुआ था कि इंडिया की पार्टीशन होगी? 3 जून 1947। द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप को कितना कम कर दिया गया था? 255, 387, 299 या 490। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है 299 मेंबर। सर ये क्या है? बेसिकली कुछ समझ नहीं है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इसका काम था, मतलब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इसका काम था एक ऐसी असेंबली जो इंडिया का क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। इंडिया का क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी। इनिशियली ध्यान से सुनो, इनिशियली इसमें कितने मेंबर्स थे? 389। इनिशियली कितने मेंबर्स थे? 389, जिसमें 292, ये मैं जो तोड़ रहा हूँ ना, ये देखना, 292 मेंबर्स आते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस में। हमारी 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस तब होती थी ना, तो 292 मेंबर्स वहां से इलेक्ट होते थे। 4 आते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, उस टाइम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी, 4 वहां से आते। कितने हो गए? 296। 292 अगर ब्रिटिश प्रोविंसेस से आगे, 4 आगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। और बोला गया था कि 93 कहां से आएंगे? बाकी 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से, वो उनको नॉमिनेट करेगी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट से। ये कब की बात है? 1946 की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। 389 टोटल मेंबर्स थे उसके। बट जब देश आज़ाद हो गया, माउंटबेटन प्लान आ गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग बना ना। तो जब
पार्टीशन हो जाती है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स बच जाते हैं, 299 मेंबर्स। तो ये याद रखना 299 मेंबर्स टोटल बच जाते हैं। इनमें से 229 जो है वो ब्रिटिश इंडिया जो बेसिकली प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, वहां से निकलेंगे, और 70 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। अब ये था पहले कितने मेंबर्स थे टोटल, 389, अब कितने थे 299, उसमें 229 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होंगे और 70 नॉमिनेट करेंगे प्रिंसली स्टेट। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये चीज़ सीखी, तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसका काम था भारत का संविधान बनाना, इसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, और 93 प्रिंसली स्टेट से। बट जब पार्टीशन होगी उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया, 299 टोटल मेंबर्स बचे, जिसमें 229 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे और 70 आएंगे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर, इनमें से कौन से लीडर हैं जो एसोसिएटेड हैं विद पेपर्स कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया विच वर यूज्ड टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन है लीडर जिन्होंने ये न्यूज़पेपर लिखते थे ताकि आइडिया प्रमोट हो फ्रीडम स्ट्रगल का? मिसिज एनी बसंत, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र। यार ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, तो आप वो ना फ्रीडम स्ट्रगल वाले लेक्चर देखो, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट है, वहां पर जाओ, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ही लेक्चर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसका आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन है, मिसिज एनी बसंत ने बेसिकली ये न्यूज़पेपर जो है लिखते थे, कौन से, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। देखो ये न्यूज़पेपर वाली सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान न्यूज़पेपर निकले वो पूछे जाते हैं। मैं कुछ न्यूज़पेपर अभी आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आपने लिखने और वो याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आप देखोगे बंगाल गैजेट, ये पहला न्यूज़पेपर इंडिया का, बंगाल गैजेट पहला, याद रखना बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर। ये किसने लिखा था? जेम्स, ये कौन लिखते थे? जेम्स अगस्टस हिके, जेम्स अगस्टस हिके। तो बंगाल गैजेट तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है, बंगाल गैजेट जो है जेम्स अगस्टस हिके। उसके बाद इंडियन गैजेट भी आप याद रखोगे, इंडियन गैजेट की बात याद रखो, ये 1780 के टाइम का है न्यूज़पेपर, कलकत्ता वाले रीजन में था। उसके बाद इंडियन गैजेट आप दूसरा नाम याद रखोगे। इंडियन गैजेट कौन लिखते थे, किसका था? हेनरी विवियन डिरोजियो, इनके साथ एसोसिएटेड। तो बंगाल गैजेट जेम्स अगस्टस हिके पहला, और हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे वो किसके साथ एसोसिएटेड थे? इंडियन गैजेट के साथ। ये दो तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, वो 2 न्यूज़पेपर लिखते थे। एक था संवाद कौमुदी, ये कौन लिखते थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है, और दूसरा मिरातुल अकबर। तो ये 2 राजा राम मोहन राय के आप बिल्कुल याद रखोगे। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, इन्होंने 2 लिखे थे। एक तो संवाद कौमुदी, ये बंगाली में लिखते थे, और मिरातुल अकबर जो है ये पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। ये 2 आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ना हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो जो हैं बेसिकली वो ईस्ट इंडिया भी लिखते हैं। तो ईस्ट इंडिया एक तो हमने पहले पढ़ा इंडियन गैजेट, और ईस्ट इंडिया के साथ भी हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे वो एसोसिएटेड थे। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद दादाभाई नौरोजी का आपने नाम सुना होगा, दादाभाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये बेसिकली मॉडरेट लीडर थे। इनके टाइम में जो न्यूज़पेपर लिखा जाता था, जो ये न्यूज़पेपर लिखते थे, उसका नाम था रस्त गफ्तार। क्या नाम था? रस्त गफ्तार। ये बिल्कुल नहीं भूलना, दादाभाई नौरोजी कौन सा न्यूज़पेपर लिखते थे? रस्त गफ्तार। ये चीज़ भी आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है अमृत बाजार पत्रिका, क्या कौन सा न्यूज़पेपर पूछता है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो न्यूज़पेपर है, अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर, वो कौन लिखते थे? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। कौन लिखते थे? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ये 2 भी आपने नाम याद रखना। उसके बाद एग्जाम में पूछेगा द हिंदू जो अभी भी चलता है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ आपने याद रखना है जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो किसी भी तरह से याद कर लो, जी सुब्रमण्यम अय्यर किसके साथ एसोसिएटेड है? द हिंदू के साथ। उसके बाद आपको पूछेगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, एक थे केसरी, एक था महारट्टा। क्या नाम था? महारट्टा। देखो केसरी जो है ना, केसरी वो लिखते थे मराठी लैंग्वेज में। केसरी कौन सी लैंग्वेज में? ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, तो केसरी मराठी लैंग्वेज में लिखा था, और मराठा जो था वो इंग्लिश में लिखा जाता था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं बाल गंगाधर तिलक के। केसरी जो है वो मराठी में लिखा जाता है, और मराठा जो है वो किस में लिखा जाता था? वो मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखा जाता था। ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्वदेश मित्रा।
तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है स्वदेश मित्रा के साथ भी एसोसिएट है, ये भी याद रखो। बट अब इंपॉर्टेंट है जो इंडिया से बाहर चलते थे, इंडिया से बाहर जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए न्यूज़पेपर चलते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला न्यूज़पेपर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कौन सा न्यूज़पेपर है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर जो है वो लंदन में चलता था। कहाँ पर चलता था ये पूछेगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में चलता था। कौन लिखते थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन लिखते थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट याद रखना है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसी तरह आपको पूछेगा वंदे मातरम। वंदे मातरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम जो है ये चलता था पेरिस में। इसको कौन लिखती थी? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा, बीकाजी कामा मैडम जो है ये लिखते थे वंदे मातरम, ये भी आपने याद है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में चलता था श्यामजी कृष्ण वर्मा, और वंदे मातरम जो है मैडम बीकाजी कामा इसके साथ एसोसिएटेड नहीं, पेरिस में चलता। तलवार, तलवार ये एग्जाम में पूछता है। तलवार कहाँ पर चलता था? बर्लिन में। तलवार बर्लिन में चलता है। इसके साथ कौन एसोसिएटेड थे? इसके साथ एसोसिएटेड थे वरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय देखो यार, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे मैं भेज भी दूंगा आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, या गूगल में भी सर्च कर लें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको सारे नाम आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो जरूर एग्जाम में देख के जाना। तो तलवार बर्लिन में चलता था, वरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय इसको लिखते थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है गदर। गदर चलता था सैन फ्रांसिस्को। गदर चलता था सैन फ्रांसिस्को, ये गदर पार्टी चलाती थी। इसमें इंपॉर्टेंट थे लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल इसके साथ सोचिए, याद रखना। गदर जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ पर चलता था? जगह प्लेस याद रखोगे, सैन फ्रांसिस्को। और एक लास्ट जो इंडिया से बाहर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर चलता था, फ्री हिंदुस्तान। कौन सा न्यूज़पेपर था? फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान ये भी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर चलता था? वैनकोवर में। वैनकोवर में चलता था, और तारकनाथ दास इसके साथ एसोसिएट। तारकनाथ दास इसको साथ एसोसिएटेड है। ठीक है सर, आपने बहुत से पढ़ा दिए, इतने कैसे याद करेंगे? देखो याद तो आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंडिया से बाहर वाले सुन लो। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में चलता था श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम पेरिस में चलता था मैडम बीकाजी कामा। तलवार बर्लिन में वरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान वैनकोवर में तारकनाथ दास, और गदर चलता था सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, उसके साथ भी कुछ थे, बट जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा दिए। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। 6 तो साथ साथ कवर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नेशनल लीडर हु ट्राई टू अरोज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन द जनरल पॉपुलेशन। में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाने के लिए ये न्यूज़पेपर लिखते थे। न्यूज़पेपर कौन से थे? केसरी एंड मराठा ड्यूरिंग द। किसके न्यूज़पेपर हैं केसरी मराठा? अभी तो बताया यार, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष या सुभाष चंद्र बोस। किसके? बाल गंगाधर। केसरी मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन क्वेश्चन में आपको आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। देखो 7 पे मूव करने से पहले आई थिंक जितना आपने पढ़ा है उन चीज़ों को दिमाग में बिठाओ, और 1 मिनट में भी ब्रेक लेके आपके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन कर लेता हूँ। देखो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हो कि सर इंग्लिश के लेक्चर्स लाओ, क्योंकि इंग्लिश के कम हैं। मुझे भी पता है इंग्लिश के कम लेक्चर्स आए, बट देखो इंग्लिश की एक ऐसी बात है कि मैंने जहाँ तक नोटिस करा है जेकेएसएसबी इंग्लिश के क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है, अभी देखो ना, अभी मैं आपको ये भी जम्मू कश्मीर के साथ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर के भी साथ साथ आपके लेक्चर्स आ रहे हैं। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एक ही लेक्चर आया अभी तक, बेसिक अरिथमेटिक का, तो रीजनिंग के भी अभी लेक्चर्स लाए। तो एक ही बार सारा करूँगा तो मिक्सचर हो जाएगा आपके दिमाग में भी। तो बेसिकली इंग्लिश और करंट अफेयर्स को तो एटलीस्ट लास्ट वीक के लिए रहने दो। ठीक है, जो आपका 17 से वीक स्टार्ट होगा ना, 17 से 22 तक, उस वीक में मैं करंट अफेयर्स और जनरल इंग्लिश का पोर्शन पढ़ा दूंगा आपको। उससे पहले जो बाकी पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का भी एक और मैथन जो मैं टफ क्वेश्चन है वो लाने हैं अभी। उसके बाद जो है बेसिकली जो एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं उन पे भी लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो एक तो बेसिक अरिथमेटिक का लेक्चर आया, तो कल के बाद वो भी लाऊं। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीके के पोर्शन में आती है क्रॉप्स में आपको। तो क्रॉप्स में रीसेंट डेटा आपको नहीं पता होता, कौन सी स्टेट लार्जर प्रोड्यूसर है ये वो, तो क्रॉप्स के रिलेटेड में एक लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा, वो भी विद इन 1 और 2 डेज। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना और कौन सा ऐसा पोर्शन है। स्पेशलाइजेशन तो ऑल सारा ही कवर हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, मैं खुद उसको डिले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक इंग्लिश का लेक्चर है उसके 5-7 दिन के बाद दूसरा लेक्चर, वही इकट्ठे 3-4 लेक्चर आएंगे तो आपके दिमाग में भी चीज़ें फिट बैठेंगी। ठीक है, इसलिए मैं उसको डिले कर रहा हूँ और इन लेक्चर्स पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी पोर्शन स्टार्ट किया है पहले हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इतनी ब्रेक काफ़ी थी आपके लिए। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ 1 कास्ट 1 रिलीजन एंड 1 गॉड। देखो यार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में एक लेक्चर लाया हुआ है। जितनी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा,
उस लेक्चर को जरूर देख के जाएं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने बोला था कि वन कास्ट है, वन रिलीजन है, वन गॉड है? नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु ने, ज्योतिबा फुले ने, नारोजी फर्डुंजी ने या बालक सिंह ने? तो ये किसके वर्ड्स हैं? नारायण गुरु जी के, ये याद रखना, श्री नारायण गुरु। ये बेसिकली इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इजावा कम्युनिटी कहाँ की है? केरला की। बेसिकली ये जो है इनको अनटचेबल्स वगैरह माना जाता था। तो बेसिकली इन्होंने मूवमेंट, श्री नारायण गुरु ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। इन्होंने क्या किया, नैयर रिवर से एक स्टोन लाया, उसको एज अ शिवलिंग प्लेस किया और उसकी पूजा करने लगे। ठीक है, इस मूवमेंट का दूसरा नाम है अरूवीपुरम मूवमेंट। क्या नाम है? अरूवीपुरम मूवमेंट इस मूवमेंट का नाम था। ठीक है, जो इन्होंने स्टार्ट करे थे। अब इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुई है ना सोशल रिफॉर्म्स के रिलेटेड, वो आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे एक बार, वो लेक्चर जरूर देख के जाना, क्वेश्चन कवर हो जाए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पूछे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट? ये भी अगेंस्ट जो ब्राह्मण डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट ही हुई थी। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। तो इनका नाम आप बिल्कुल याद रखो, ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की। ब्रह्मो समाज आप सबको पता है, राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट की थी। पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी, इन्होंने पहले आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में, और बाद में इसी का नाम चेंज करके 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी, फिर 1828 में इसी का नाम चेंज करके इन्होंने ब्रह्मो समाज रखा था। तो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में ब्रह्मो समाज के अंदर ही रविंद्रनाथ टैगोर भी बाद में आए थे। तो आपको एग्जाम में कई बार पूछता है तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके साथ? रविंद्र नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एसोसिएटेड। तो ये चीज भी आपने याद रखनी। ठीक है, ब्रह्मो समाज देख लिया, तत्वबोधिनी समझ आ गई। उसके बाद एक था प्रार्थना समाज। जैसे ब्रह्मो समाज था ना, एक था प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज एग्जाम में पूछता है इसके साथ कौन एसोसिएट, किन्होंने इसको इन्फोर्स कराया था? तो इसका नाम याद रखना, आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, ये कहाँ पर? महाराष्ट्र वाले एरिया में वर्किंग था। तो आत्माराम पंडुरंग प्रार्थना समाज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद हेनरी विवान डिरोजियो के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने स्टार्ट की थी यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएटेड था? हेनरी विवान डिरोजियो। तो ये चीज भी आपने याद रखनी। ठीक है, उसके बाद एक था परमहंसा मंडली। क्या नाम था? परमहंसा मंडली। परमहंसा मंडली या परमहंसला सभा जो है वो किसने बनाई थी? दादाबाई पंडुरंग ने। किसने बनाई थी? दादाबाई पंडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, परमहंसा मंडली दादाबाई पंडुरंग। मेहता जी भी थे, मेहता जी भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, बट मेन इज दादाबाई पंडुरंग। आत्मा समाज के साथ याद रखना, इसका कंफ्यूज नहीं होना। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, परमहंसा मंडली दादाबाई पंडुरंग। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद एक बनी थी ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सत्य शोधक समाज कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, सत्य शोधक समाज या ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ज्योतिबा फुले कौन है इसके साथ? किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले। ठीक है, और इनकी वाइफ ने सावित्रीबाई फुले ने, दोनों ने मिलकर बनाया था सत्यशोधक समाज। ये आपने याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? रामाकृष्ण मिशन। तो रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा ने स्टार्ट करा था ना। रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा ने स्टार्ट किया था 1897 में बल्लूर में। बल्लूर कहाँ पर है? कलकत्ता के पास। ये तो जगह भी पूछता है, बल्लूर में 1897 में रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट हुआ था बाय स्वामी विवेकानंदा। उसके बाद आर्य समाज। उसके बाद क्या? आर्य समाज। आर्य समाज स्टार्ट हुआ था 1875 में। आर्य समाज को किसने स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किसने स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद। आर्य समाज कहाँ पर मेनली प्रिविलेंट था? बॉम्बे में। कहाँ पे था? बॉम्बे में। ठीक है, 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे पहले आपको पूछेगा इन तीनों में से पहले कौन आया? ब्रह्मो समाज आया, आर्य समाज आया या रामकृष्ण में? सबसे पहले आया ब्रह्मो समाज 1828 में, राजा राम मोहन राय। उसके बाद आया आर्य समाज 1875 में, दयानंद सर। उसके बाद आया हमारे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा 1897। तो ये जो ये तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अभी और भी बहुत सारी, बट मैंने उस लेक्चर में सारी पढ़ाई। अब इस लेक्चर में मैं हर चीज़ तो नहीं कवर करवा सकता, ये आप भी समझते हो। तो इसको एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप देख के जाओगे। ये नहीं कि आपको एग्जाम में दिखे तो आपको पता ही ना हो ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो एक बार आप इसको जरूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑन इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डिड द महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम in 1921 एट कटक? किसके कहने पर, किस फ्रीडम फाइटर के कहने पे महात्मा गांधी पहली बार ओडिशा में गए थे 1921 में? चंद्रशेखर बेहरा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, गोपाबंधु दास या बिस्वाक सेन मिश्रा? तो किसके कहने पर गए थे? गोपाबंधु दास। ठीक है, गोपाबंधु दास के कहने पर महात्मा गांधी ने ओडिशा को विजिट। देखो महात्मा गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो महात्मा गांधी के टेन्योर में जो जो हुआ आप जरूर देखो। अब ना आपको इस एक तो ये पूछ गया है ना 2022 में JKPSI में, अब आपको ये पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह। देखो 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक था चंपारण सत्याग्रह, ये भी याद कर लो। एक था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक,
और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। जो गांधी जी इंडिया में आए थे ना, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, उनको सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था 1917 में, ठीक है। उसका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, उसका खेड़ा सत्याग्रह 1918। इस चंपारण सत्याग्रह को पहली सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को पहली हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह को पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली चंपारण सत्याग्रह में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनको चंपारण में किसने बुलाया था? जैसे यहाँ पे ओडिशा में किसने बुलाया था गोपा बंधु दास ने। इस तरह पूछेगा चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण में किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला। ये वर्ड आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ये नाम याद कर लो, राजकुमार शुक्ला। थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्त रिश्तेदारों के नाम भूल जाओ और ऐसे नाम याद करो जो फ्रीडम फाइटर्स के, ठीक है, आपके लिए रहे हो, जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट नाम से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह में किसने इन्वाइट करा था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट करा। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वॉज, देखो अभी मैं आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ा रहा था इसलिए मैंने 2 बार इम्फेसाइज करा था कि पहला कौन सा है। द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गैजेट, समाचार दर्पण। तो पहला न्यूज़पेपर जो है इंडिया में वो था बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्टस हिके, ठीक है, ये याद रखना। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। आप मुझे बताओगे समाचार दर्पण किसने लिखा था? समाचार दर्पण न्यूज़पेपर के साथ कौन एसोसिएटेड हैं? समाचार दर्पण न्यूज़पेपर के साथ कौन एसोसिएटेड हैं? अभी वीडियो पॉज करोगे और मेहनत करोगे, गूगल में सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। नहीं करोगे तो ये आपकी बताएगा केयरलेसनेस, और केयरलेसनेस एग्जाम के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर आपको क्या जरूरत थी जलियांवाला बाग पढ़ाने की, उसकी डेट बताने की क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने सारे नहीं लाए क्योंकि सेम, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजी पे। तो एक बार मैंने आपको समझा दिया, तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा आपको बताने के लिए कि भाई क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये लाया। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग मैसेकर, लखनऊ पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो यार ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। ये अगर नहीं भी पता होता तो भी आप इसका आंसर मार्क कर देते। वैसे तो आपको इसका आंसर खुद लगाना चाहिए, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, जलियांवाला बाग मैसेकर की एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताई हुई है, कब? 1919, 13 अप्रैल, ठीक है। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट बेसिकली 1916 में हुआ था। इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो हैं उनकी लड़ाई खत्म हुई थी। एसी मजूमदार, ये याद रखना यार, एसी मजूमदार, ये नेम याद कर लो। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने इसको प्रिसाइड करा था लखनऊ सेशन को। 1916 का है ये, ठीक है, 1916 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। एक और याद रखना, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, सूरत स्प्लिट बोलते हैं उस सेशन में, इसको किसने होस्ट करा था? रास बिहारी घोष ने। आपने मुझे बताना है किस ईयर में सूरत स्प्लिट हुआ था? 1905, 1907, 1906, 1909। ऑप्शन भी दे दिए, 5, 6, 7, 9। इनमें से बताना सूरत स्प्लिट कब हुआ था। इसको रास बिहारी घोष ने क्या किया था? प्रिसाइड करा। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमें पता चल गया सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा ए ही है। उसके बाद 1916 का लखनऊ पैक्ट, तो ऑप्शन सी, उसके बाद ऑप्शन सी। देन वी हैव दांडी मार्च, ऑप्शन बी। देन क्विट इंडिया मूवमेंट, डी। तो ए सी बी डी इज द करेक्ट आंसर। ए सी बी डी कहाँ गया? ए सी बी डी हमारा क्या गलत कर दिया हमने यहाँ पे? सबसे पहले हमारा क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर 1990 में, दांडी मार्च 1930 में ही स्टार्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में ही हुआ था, और उसके बाद हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही हुआ था। तो ACBD यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 1919 में हुआ था, ये तो करेक्ट है। दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में ही हुआ था साइन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही हुआ था। ओ यार, सबसे पहले तो सी आएगा ना, लखनऊ पैक्ट 1916। देखो सबसे पहले ऑप्शन सी, देखो यार मैं कंफ्यूज हो गया तो आप भी एग्जाम में हो सकते हो। ऑप्शन सी पहले आ जाएगा। सबसे पहले लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। देन वी हैव जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन ए। देन वी हैव दांडी मार्च, ऑप्शन बी। देन वी हैव क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी। तो CABD इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो यार, ये वैसे तो मैं अपनी कभी गलती मानने में हिचकिचाता नहीं हूँ और मैं एक्सक्यूजेस कभी नहीं देता हूँ, ये मेरी हैबिट है। बट आज ये लैकिंग हुई है ना, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम मेरे साथ ये हुआ है। आज से पहले एक लेक्चर में और भी हुआ था, मैंने ये शेयर किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, बट 20-22 मिनट के बाद मुझे पता चला कि मेरा माइक ऑन नहीं था। तो आज भी सेम मेरे साथ ये हुआ था। बट मेरे को कॉन्टीन्यूटी में, आपको मैंने बोला था कि मैंने आपको 9 बजे लेक्चर अपलोड करना है, तो कॉन्टीन्यूटी में ही मुझे पढ़ाना पड़ा। तो आज भी सेम हुआ
और मतलब एक लेक्चर मतलब नियर अबाउट 15 मिनट का मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड किया, फिर मेरा ध्यान पड़ा मैंने माइक की वायर अटैच नहीं करी थी, उसके बाद मैंने वापस लेक्चर स्टार्ट करा। तो कई बार एग्जॉस्ट होने की वजह से भी हो सकता है, बट दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है हु इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सर आपने पहले ही बता दिया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो ये याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी। अब आपको सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से फ्रीडम फाइटर को किस नाम से बुलाया जाता है? तो ये एग्जाम में पूछा है, कुछ तो आपको याद है। जैसे महात्मा गांधी का तो पता है ना सबको, महात्मा किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। उसके बाद फादर ऑफ नेशन किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। बापू किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी के तो आपको पता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के याद करो। नेताजी किसको बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किसको बोला जाता है? सुभाष। प्रिंस एमंग पैट्रॉइट्स, प्रिंस एमंग पैट्रॉइट्स ये गांधी जी ने बोला था। किसको बोला था? सुभाष चंद्र बोस को। प्रिंस एमंग पैट्रॉइट्स मतलब जितने भी देशभक्त हैं उनमें शहजादा कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और रियली वो डिजर्व करते थे, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलते थे? गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते थे, कवि गुरु भी इनको बोलते थे, ये याद है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के नाम कौन कौन थे? एक तो लोकमान्य, इनको मतलब सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते तो इसलिए इनको लोकमान्य बोलते थे, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। किसको बोला जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। इसके साथ लाला लाजपत राय भी याद कर लो, उनको बोला जाता है पंजाबी केसरी। क्या बोला जाता है? पंजाबी केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। इनको मराठी, बाल गंगाधर तिलक मुंबई के थे तो इनको मराठी केसरी बोला जाता था। पंजाबी केसरी किसको बोला जाता था? लाला लाजपत राय को, ठीक है। एक एग्जाम में पूछेगा देश बंधु किसको बोला जाता था? देश बंधु बोला जाता था, देश बंधु बोला जाता चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को क्या बोला जाता था? देश बंधु, ठीक है। ये आपने याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। एक पूछा जाता है एग्जाम में फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। खान अब्दुल गफार खान को, अब्दुल गफार खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को क्या क्या बोलते? एक तो सरदार बोला जाता था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार। बरदौली सत्याग्रह बता दिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी किसको बोला जाता था? वल्लभ भाई पटेल को। और इंडियन बिस्मर्क भी बोला जाता है। इंडियन बिस्मर्क भी किसको बोला जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शहीद ए आजम किसे बोला जाता है? भगत सिंह को। शहीद ए आजम किसको बोला जाता था? भगत सिंह को। बिपिन चंद्रपाल को बंगाल टाइगर बोला जाता था, ये भी आपने याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है लोकहितवादी। लोक हितवादी ये किसको बोला जाता था? ये बोला जाता था गोपाल हरि देशमुख को। किसको बोला जाता था? गोपाल हरि देखो तो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल होगी, बट नहीं है ना, एक बार और देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता था बेसिकली क्या? लोकहितवादी। तो ये भी आपने याद रखना। और कोई इंपॉर्टेंट है? और कोई? बाबा साहिब आप सबको पता है, बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है बाबा साहिब। एक लोकनायक पूछेगा, लोकनायक, लोकनायक जो है, ठीक है, लोकनायक किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण। इनके नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जयप्रकाश नारायण। तो इनको क्या बोला जाता था? जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था हमारे लोक नारायण। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। लोकप्रिय, गोपीनाथ बरदौलिया को लोकप्रिय भी बोला जाता है। इतने ही आप याद कर लो, यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए वो आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। एक दो क्वेश्चन रह गए, अब सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which day is celebrated as शहीद दिवस to commemorate the anniversary of execution of सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी हुई थी उनकी एनिवर्सरी में शहीदी दिवस आपको पता है बनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 13 मार्च, 10 मार्च, 23 मार्च। और इस दिन के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, 23 मार्च 1931 को हमारा शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग गिव ऑप्शंस वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इंडियन इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में लॉन्च हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब हर बंदा सत्य के लिए आग्रह करता हुआ दिल्ली की तरफ मूव करेगा। इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? पहले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त या बाल गंगाधर। देखो पहले थे आचार्य विनोबा भावे,
ये याद रखना। फर्स्ट थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पर्सन कौन चले थे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन चले थे, ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों ही सीक्वेंस में, तो फर्स्ट और सेकंड ही मेनली पूछता है, फर्स्ट आचार्य विनोबा भावे और थर्ड इज सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू। तो ये दो आपने याद रखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन डू और डाई, किसने दिया था? अभी आपको बताया क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी ने दिया था, बट इसको कॉइंड किसने लिया था, इस स्लोगन को लिखा किसने था, ये भी पूछता है। यूसुफ मेहरौली, यूसुफ मेहरौली। तो ये नाम याद कर लेना, इसको कॉइन किया था यूसुफ मेहरौली ने, बट इसको स्लोगन दिया किसने था, महात्मा गांधी। तो ये पूछता है, जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछे जय हिंद किसने दिया था, जय हिंद वाला किसने दिया होगा, जय हिंद किसने दिया था, मैं बोलता हूँ ना जय हिंद एवरीवन, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी याद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा भी आता है कहीं एग्जाम में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया हुआ। वंदे मातरम वाला जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया हुआ। वंदे मातरम जो है वो किसने लिखा हुआ है, वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है, ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद, बट इनकलाब जिंदाबाद दिया किसने था, फर्स्ट पहली बार इनकलाब जिंदाबाद किसने यूज किया, भगत सिंह ने इसको पॉपुलराइज करा था, बट पहली बार इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, वो दिया था मौलाना, ये नाम याद करना है एग्जाम में पूछता है, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने पहली बार ये यूज किया था इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद एक आपने सुना होगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये सुना हुआ है ना। तो इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, किसने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी ने, ठीक है। उसको पॉपुलराइज करा था राम प्रसाद बिस्मिल, तो दोनों नाम चलते हैं। तो पहली बार जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है पोएम की, इसको बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और इसको पॉपुलराइज किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, और डू और डाई वाला तो हमने देख लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सबसे पहले ये याद रखना, जरूर याद रखना कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में डू और डाई स्लोगन था वो कॉइन यूसुफ मेहरौली ने करा था, दिया बेशक गांधी जी ने था, बट इसको कॉइन किसने करा था, यूसुफ मेहरौली ने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये 14 क्वेश्चन थे जिसके थ्रू मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल कवर करवाने की कोशिश करी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखो फ्रीडम स्ट्रगल के इसको छोड़ के जो बाकी लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए ना, उनको भी एक बार जरूर एग्जाम में देख के जाना, जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पर टच करे उनकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल है फुल लेंथ वाला। पहला आपका फुल लाइन टेस्ट 1 जून को हुआ, 5 जून, 9 जून, 13 और 17। आप अभी भी इनरोल करोगे तो पहले वाले भी आप दे सकते हो। 9th को अब आपका 3rd टेस्ट है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले इनरोल करने के बाद 9th का ही टेस्ट देना। बीच में टाइम मिलेगा 1 और 5 जून वाला भी दे सकना, दे आप कभी भी सकते हो। ये OMR बेस्ड टेस्ट है, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले OMR बेस्ड प्रैक्टिस हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बोलता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट में इनरोल करते हो तो कई बार क्या होता है, रेयर ऑफ द रेयर केस में ये चीज़ होती है कि उसको टेस्ट इनरोल हो जाता है, पेमेंट कट जाती है, पेमेंट इज जस्ट 49 रुपीज़ फॉर दिस OMR बेस्ड टेस्ट, और पेमेंट कट जाती है और कई बार उसका टेस्ट ओपन नहीं होता फॉर सम टाइम। देखो कई बार क्या होता है, सर्वर बिजी होता है तो मे बी उसको अप्रूव करने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे केसेस में पैनिक नहीं करना होता यार, कहीं नहीं भाग रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ, टेंशन नहीं लिया करो। दिस इज नॉट जस्ट फॉर मनी, ठीक है, ये मनी के लिए है ही नहीं है, दिस इज माई पैशन, टीचिंग इज माई पैशन, तो इसको ऐसे ही लो। आप जस्ट क्या करो, मैंने आपको कितनी बार बोला, आपको मैंने एक ऑफिशियल अपनी वेबसाइट बताई हुई है ना, मेरी जीमेल है जो, वो क्या है, अवेकनिंग क्लासेस, ये लिख लो अवेकनिंग। देखो मैं नंबर तो आपके साथ शेयर नहीं ना कर सकता सबके साथ, अवेकनिंग क्लासेस 1343@gmail.com, यहाँ पर आप मेल कर दो। जैसे ही मैं मेल या मेरा कोई टीम मेंबर मेल देखा वो रिस्पॉन्स करेगा तो आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। अगर वो आपका इशू नहीं रिजॉल्व हुआ, आपको नहीं समझ, अगर आपको लेना भी नहीं आ रहा है तो तब भी आप कंटेक्ट करो, वहाँ पर आपसे कंटेक्ट नंबर लेगा, आपको कॉल करके समझा देगा कोई भी आपका हमारा टीम मेंबर। तो थोड़ा पेशेंस बना के चलो, डोंट वरी, कई बार होता है, कई बार सर्वर के एंड पे फॉल्ट होती है, हमारे एंड पे नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम आपको कुछ प्रोवाइड करें वो आपके बेनिफिट के लिए है और उसका आप बेनिफिट उठाओ। आपको एग्जाम में पता चलेगा OMR शीट टेस्ट की कितनी रेलिवेंस थी, वो आपको एग्जाम में जाके पता है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। एक 5-6 मिनट की वीडियो भी बनी है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, वहीं पर हम नोटिफाई करते हैं टाइम ऑफ द क्लास एंड अदर थिंग्स, और PDF वगैरह भी वहीं शेयर होती है। स्पेशलाइजेशन पूरा पोर्शन पढ़ाया हुआ है, MCQ बेस्ड है, उसको जाके देखो। एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको रिवीजन नहीं हो रही है तो वो बेस्ट सोर्स है रिवाइज करने, सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन करके प्लेलिस्ट है। बाकी इंस्टाग्राम में डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, वो भी देखो जाके, उसको रिवाइज करो, और एग्जाम से 1 हफ्ता पहले मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके कोई भी सजेशंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करा करो, हमें भी पता चलता रहता है कि यू आर स्टडिंग एक्चुअली, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।